अब एज पर कंपनीज एक्ट, द टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स bigger companies use to maintain their accounts, they have according to schedule 3. Schedule 3 Companies Act. तो अलग अलग एक्ट्स होते हैं जिनके बेसिस पे बहुत सारे लॉज के हिसाब से वहाँ पे चीजें बनाई गई हैं। तो कंपनीज के लिए भी कुछ लॉज बनाए गए हैं जो कि उनके लॉज, उनके एक्ट्स अलग अलग मेंशन किए गए होंगे। तो हम लोग जो बात यहाँ पे कर रहे हैं वो हम लोग पहले करेंगे जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने सीखा था। हम लोग अब यहाँ पे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो वो है जो हमने कल सीखा था। अब हम लोग बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अब देखो यहाँ पे अकाउंट A/C यानी कि अकाउंट यानी कि एक लेजर की फॉर्म में बन रहा है। जो अकाउंट्स के जर्नल और लेजर में जो लेजर अकाउंट्स होते हैं वो हमने यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट से हमने यहाँ मेंशन किया था। यहाँ पे हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लॉसेस, और यहाँ पर हमने राइट साइड में ऑल इनकम्स एंड गेन्स हमने रिकॉर्ड करी थी ये। उसके बाद हमारा यहाँ पे प्रॉफिट और यहाँ पर लॉस कैलकुलेट हो रहा था। अब हम लोग जो स्टेटमेंट बना रहे हैं वो एक सिंपल एक स्टेटमेंट है, वो अकाउंट फॉर्म नहीं है, उसकी डेबिट क्रेडिट साइड नहीं है, इसलिए इसको स्टेटमेंट कहा जाता है। अब टर्म्स हम लोग थोड़ी रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो टर्म है, हम थोड़ी सी इसमें जगह बना लेते हैं क्योंकि वी नीड मोर स्पेस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसमें ऐड करते हैं हम लोग अदर इनकम्स, और ये हमारा बन जाता है टोटल रेवेन्यू। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का एक हमने सेपरेट हेड, यानी कि अगर मैं रोमन नंबर से या नंबरिंग करूं 1, 2 and 3 and this is 4, एक्सपेंसेस का हेड बना देते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखा। रेवेन्यू मींस सेल्स। अब मैं टर्म्स को क्लियर करता हूँ। रेवेन्यू मींस सेल्स। अदर इनकम्स, अब अदर इनकम्स की अगर मैं बात करूँ तो वी हैव
some indirect incomes like dividend received or rent received or interest received और कमीशन रिसीव जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किए थे, तो वो सारी इनकम्स अदर इनकम्स के अंदर आ जाएंगी और दोनों को मिला के हमारा टोटल रेवेन्यू बन जाएगा। उसके बाद हम लोग सारे एक्सपेंसेस को एक साथ कैटेगराइज कर रहे हैं। परचेज ऑफ स्टॉक, यानी कि जो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस लिखते थे डेबिट साइड में, वो अब यहाँ परचेज ऑफ स्टॉक के नाम से आएगा। चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो वो आ जाएगा चेंज इन इन्वेंट्री। यानी कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे तो डेबिट साइड में हम ओपनिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर रहे थे और क्रेडिट साइड में क्लोजिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर रहे थे। तो यहाँ पे सीधा ही हमने डिफरेंस डाल दिया, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे डाल देंगे चेंज इन इन्वेंट्री। फिर आया डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता था। अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन मींस द सेम वे फिक्स्ड एसेट्स have losses, wear and tear losses. तो fixed assets have two categories, tangible, intangible. तो tangible assets यानी कि मशीनरी का wear and tear loss होता है, उसको हम depreciation बोलते हैं। और अगर गुडविल है तो गुडविल में wear and tear तो नहीं होगा, बट गुडविल में अदर वेज की वजह से, वहां पे और रीजंस की वजह से उनका भी लॉस होता है। तो इंटेंजिबल एसेट्स भी वैल्यू रिड्यूस होती है, उनकी वैल्यू भी कम हो सकती है ड्यू टू मेनी रीजंस, तो वो हम लोग अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। तो सिंपली याद रखने के लिए दोनों का अल्टीमेटली मीनिंग सेम होता है, बट ये टेंजिबल में लगता है लॉस और अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल के लिए लगता है। दोनों का जनरल मीनिंग सेम होता है, टेंजिबल और इंटेंजिबल का डिफरेंस है, दैट्स इट। अमोर्टाइजेशन इज AMORTISATION, अमोर्टाइजेशन। देन एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। अब एम्प्लॉइज में हम लोग अगर यहाँ समझने की कोशिश करें कि एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर क्या चीजें आती हैं, जो मेन चीजें जो हमने अब तक पढ़ी हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो है ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग वेजेस डालते थे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग सैलरीज डालते थे। तो अगर हम लोग सिर्फ बेसिक की बात करें तो वेजेस एंड सैलरीज आर सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड हियर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। तो अब क्या हो रहा है कि जो हमने वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमने अलग अलग चीजें पढ़ी थी, यहाँ पे कुछ जो है एक पर्टिकुलर हेड के अंदर चली गई है, वो हमें अलग से शो करना पड़ेगा। बट अभी राइट नाउ वी हैव टू गिव द टोटल अमाउंट ऑफ बोथ दीज अंडर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। ऐसी जो जितनी भी इनकम्स हैं वो सारी इनकम्स का टोटल अल्टीमेटली अदर इनकम्स में चले जाएगा, जो हमने ऊपर अदर इनकम्स में रिकॉर्ड किया यहाँ पर। और इन द सेम वे वी हैव फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट बहुत सिंपल टर्म है, अगर समझी जाए तो फाइनेंस का मीनिंग क्या होता है? फाइनेंस का जनरल मीनिंग होता है बोरो। जब हम लोग बोरो करते हैं तो बोरो करने के लिए जो हमें कॉस्ट पड़ती है, बोरो करने की कॉस्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर सपोज मैं अगर बैंक से लोन लेता हूं, सपोज मैंने 1 लाख रुपीस का लोन लिया और उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे करना है, वो जो इंटरेस्ट है वो मेरे लिए बोरोइंग कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट, जो एडिशनली मुझे पे करनी पड़ रही है। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल जो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ बता रहा हूँ ना, वो बहुत सारी चीजें तुम्हारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में काम आने वाले, तो इसलिए ध्यान से सुनना। तो इसमें इसके अलावा बैंक लोन के अलावा कंपनीज, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, वो शेयर्स भी इशू करती हैं, डिवेंचर्स भी इशू करती हैं। तो शेयर्स इशू करने के ऊपर जो उनका एक्सपेंस आता है मार्केट में, शेयर स्टॉक एक्सचेंज में वो अपने शेयर्स भी लिस्ट कराते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है कंपनीज की, उनका एक्सपेंस होता है। ऐसी डिवेंचर्स, उसके अलावा प्लस
जो उसके अलावा जो उन्होंने और भी ऊपर से एक्सपेंसेस बेयर करने होते हैं, अगर मैं डिबेंचर्स की बात करूं तो डिबेंचर्स में लोन की तरह इंटरेस्ट पे किया जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये सब क्या है, ये हमारे फाइनेंस कॉस्ट है, यानी कि बोरोइंग की कॉस्ट है। अदर देन द अमाउंट विच वी हैव बोरोड, वी हैव पेड समथिंग इन रिटर्न, सो वो उस अमाउंट को हम बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट। देन अदर एक्सपेंसेस में वो बहुत सारे एक्सपेंसेस है जो अब तक हमने डिस्कस भी नहीं किए इसके अंदर, यानी इस पर्टिकुलर जो मैं अभी सिखा रहा हूँ तुम लोगों को, उसमें जो हमने डिस्कस नहीं किया वो उनमें से रिमेनिंग बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में थे, जो हमने अभी अभी जो टर्म डिस्कस करी है इनमें हमने बात नहीं करी, तो वो सारे जितने भी रिमेनिंग एक्सपेंसेस हैं वो अदर एक्सपेंसेस में। अदर का मतलब हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अदर एक्सपेंसेस में हमारे पास आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो ये बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो हमने अभी तक किसी भी उसमें नहीं डाले, तो ये अदर में आ जाते हैं सारे। देन टोटल रेवेन्यू में से, यानी टोटल जितनी भी इनकम है उसमें से अगर मैं टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर दूं तो मेरे पास जो नेक्स्ट जो रिजल्टिंग अमाउंट आएगा उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब है प्रॉफिट तो आ गया बट अभी टैक्स पे नहीं किया, तो प्रॉफिट बिफोर पेइंग द टैक्स अमाउंट, अभी तक टैक्स हमारे उस प्रॉफिट के अंदर इंक्लूडेड है, तो इस अमाउंट को बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो कैसे निकला, जो हेड नंबर 3 है उसमें से हेड नंबर ये वाला, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसमें नंबरिंग रॉन्ग कर दिया, तो जो हेडिंग नंबर 3 है टोटल रेवेन्यू, इसमें से हेडिंग नंबर 4 टोटल एक्सपेंसेस अगर माइनस कर दिया जाए तो यानी 3 - 4, ये निकलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाली हेडिंग को मैं नंबरिंग कर दूंगा 5। अब इसमें से अगर मैं फर्दर टैक्स पे कर दूंगा, वो लेस कर देंगे, लेस करने का मतलब ब्रैकेट में शो करेंगे कि हम कोई डिडक्ट कर रहे हैं अमाउंट, तो इसको मैं नंबर 6 कह दूंगा। ये रोमन नंबरिंग हमारे फॉर्मेट का पार्ट है इसलिए हम लोग इसमें लिखते हैं। तो अब फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो वही जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने वहां पे सीखा था, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक कॉम्बिनेशन जो है हमारा इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से ही यहाँ पे आएगा, जो एक अकाउंट की फॉर्म में नहीं, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में आ रहे हैं। स्टेटमेंट यानी कि इसका डेबिट साइड क्रेडिट साइड कुछ नहीं है, ये सिंपली एक स्टेटमेंट फॉर्म में है, बस जो जो ऐड हो रहे हैं उसको मैं ऐड कर रहा हूँ, जो जो लेस हो रहे हैं उनको मैं लेस करता जा रहा हूँ, लाइन से मैं उसको अमाउंट्स कैलकुलेट करता जा रहा हूँ। सो ये है हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। कोई इसमें कोई किसी को डाउट है, कोई टर्म्स को लेके कोई डाउट किसी को पूछना है तो मुझसे आप पूछ सकते हो। नो सर। ओके, तो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट भी मैं आपके उसमें डाल दूंगा। अभी सिर्फ हम टर्म्स समझ सकते हैं क्योंकि ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आई सपोज तो मैं वो जल्दी समझ में आ सकती हैं। तो एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जो मैं अलग से तुम्हें दिखा देता हूँ। अब बैलेंस शीट है जो अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ पे, जैसे हमने बैलेंस शीट बनाई थी, अगर आपको याद हो, बैलेंस शीट में सिंपली हमने क्या किया था कि यहाँ पर कैपिटल थी, उसमें ऐड किया था नेट प्रॉफिट, लेस किया था नेट लॉस और लेस किया था ड्राइंग्स, उसका एक अमाउंट बन के हमारा फाइनल अमाउंट आ गया था कॉलम में।
देन हमने नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज रिकॉर्ड कर दी थी। यहाँ पर ये है लायबिलिटी साइड। फिर एसेट साइड में हमने सिंपली नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स में टैंजिबल, इंटैंजिबल। यहाँ पे फिर हमने लिखा थे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में जितने भी थे कैश, बैंक बैलेंस, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। करंट लायबिलिटीज में बिल्स पेएबल, बैंक, ओवरड्राफ्ट, ये सब टर्म्स हमने डिस्कस करी थी। क्रेडिटर्स। तो ये हमारा इस तरह से था। बट अब यहाँ पर ये इस बैलेंस शीट को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल यानी कि लेफ्ट फिर राइट, ये हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। अब हम लोग जो शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट डिस्कस करेंगे वो ऐसे ही रहेंगे, मतलब टर्म्स इनकी कुछ मिलती जुलती टर्म्स होंगी, कुछ डिफरेंट भी होंगी, बट हमें थोड़ा सा यह उसको रिलेट करके उसको समझना पड़ेगा। तो वो भी होगी हमारी बैलेंस शीट। ये वर्टिकल फॉर्म में होगी, इसका फॉर्मेट अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहला मेन हेडिंग यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। मेन हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ये कंप्लीट हेड है, इसके 3 पार्ट्स हो जाएंगे। 3 पार्ट में पहला पार्ट जो होगा इक्विटी होगा। इक्विटी को मैं शेयर होल्डर्स फंड भी कहता हूं, क्योंकि हम लोग अब कंपनीज की बात कर रहे हैं। कंपनीज का पैसा जो आता है बहुत सारा पब्लिक से आता है। पब्लिक से कैसे आता है? शेयर्स इशू करके, जिसको हम शेयर कैपिटल के हेड में डालते हैं। हमारी प्रीवियस बैलेंस शीट में हम लोग सिर्फ कैपिटल लिख रहे थे, क्योंकि वो छोटी कंपनीज छोटी इन्वेस्टमेंट को कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड कर देती हैं। बट जो बड़ी कंपनीज होंगी, जो कंपनीज होंगी एक्चुअली में प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होंगी, जो शेयर्स और स्टॉक्स मार्केट में इशू करते हैं, वो अपनी सारी जो बोरोविंग्स हैं जो पब्लिक से लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, वो शेयर कैपिटल के अंदर रिकॉर्ड होती हैं। एंड जो नेक्स्ट हमारा जो हेड है वो है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल, इसको साइड बाय साइड में आपको इसके मीनिंग भी इसके वो लिख के दे देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा रिलेट करने में कंफ्यूजन ना हो। शेयर कैपिटल में हमारे 2 तरह के शेयर्स होते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर्स, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। अब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं, ये 2 अलग तरह के शेयर्स होते हैं। इनमें एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस भी मैं आपसे डिस्कस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो क्लियर होगा तो थोड़े से कॉन्सेप्ट और आगे के समझ में आएंगे। चलो अभी फॉर द टाइम बिंग हम लोग सिर्फ ये बताते हैं कि यहाँ पे 2 तरह के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का जो टोटल अमाउंट है वो हमारा शेयर कैपिटल के अंदर जाएगा। फिर आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में नाम देखो, रिजर्व और सरप्लस। सरप्लस का मीनिंग कोई बता सकता है क्या है सरप्लस? व्हाट इज सरप्लस? जनरल मीनिंग।
मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके, ठीक है। ठीक है, तो रिजर्व एंड सरप्लस जो टर्म है उसमें रिजर्व का मतलब नॉर्मली रिजर्व किसे बोलते हैं? जैसे अगर मान लो मैं अगर बहुत बेसिक सी लैंग्वेज में बात करूं, रिजर्व बोलते हैं जब हम लोग कोई पैसा बचा लेते हैं, स्पेयर कर लेते हैं, आफ्टर स्पेंडिंग सम मनी हमने कुछ पैसा बचा लिया, तो उसको हम लोग रिजर्व के फॉर्म में यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। तो रिजर्व मीन्स कि पैसा बचा लिया अपने प्रॉफिट में से, और सरप्लस का मतलब प्रॉफिट ही होता है, यानी वो आउट ऑफ प्रॉफिट हम लोग थोड़ा पैसा अपना बचा लेते हैं। जब हम लोग बिजनेस करते हैं, हम लोग बहुत सारे एक्सपेंसेस करते हैं, बहुत सारे हमें रेवेन्यू और अदर इनकम्स आती हैं, तो वो सारा कॉस्ट हटाने के बाद जो लास्ट में सरप्लस यानी कि प्रॉफिट बच जाता है, जिसको हम लोग नेट प्रॉफिट भी कह रहे थे। अब नेट प्रॉफिट, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो कंपनीज है, कंपनीज ने क्या करना है, अपने सरप्लस में से बहुत सारे एक्सपेंसेस बियर करने हैं, यानी कि सरप्लस आने के बाद उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है। डिविडेंड मतलब कि जिन लोगों ने हमारी कंपनी में शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया होगा, अब हम उनको उनका प्रॉफिट भी तो रिटर्न करेंगे। तो वो प्रॉफिट कितना रिटर्न कर रहे हैं और कितना बचा रहे हैं, वो सब चीजें जो है वो कंपनीज मैनेज करती हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब ये होता है कि अगर पूरा का पूरा सरप्लस यानी पूरा का पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर, तो थोड़ा सा पैसा वो रिजर्व में रख लेते हैं, क्योंकि उनको फ्यूचर में और भी कोई अपॉर्चुनिटी हो या कोई इमरजेंसीज हो या कोई स्पेसिफिक रीजन हो जिसकी वजह से वो पैसे को जरूरत उनको पड़ती रहेगी, तो उसके लिए वो पैसा अपना स्पेयर कर लेते हैं। तो वो सब चीजें हमारी रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आती हैं। तो ये हमारे दो मेन हेड्स हैं इक्विटी के अंदर या शेयर होल्डर्स फंड के अंदर, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। देन नेक्स्ट आता है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब वो वही है जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आएंगी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आएंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यानी कि लॉन्ग टर्म बैंक लोन हो सकते हैं, और अपार्ट फ्रॉम बैंक लोन कंपनीज के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं बोरो करने के, और सबसे ज्यादा पैसा उनको मिलता है पब्लिक से, शेयर से मिलता है, और दूसरा उनको डिवेंचर्स से मिलता है। डिवेंचर्स तो मैंने पहले डिस्कस करी थी, तो आज मैं आप लोगों को एक शेयर्स और डिवेंचर्स के ऊपर मैं एक नोट बना के भेजूंगा, जो आप रीड करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और काम आएगा इसमें। तो डिवेंचर्स मैंने बताया था कि डिवेंचर्स जो होते हैं वो बिल्कुल लोन की तरह होता है। एक होता है बैंक लोन और एक होते हैं डिवेंचर्स। अल्टीमेटली कंपनीज को पैसा चाहिए बिजनेस में लगाने के लिए, तो बिजनेस में पैसा लगाने के लिए उनके पास पैसा कहाँ कहाँ से आएगा? बैंक से आएगा, और शेयर से भी आएगा, और डिवेंचर से भी आएगा। बट शेयर्स को मैंने इक्विटी प्रेफरेंस शेयर की कैटेगरी को मैंने उसका हेडिंग अलग रखा हुआ है, और डिवेंचर्स को मैंने नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर रखा हुआ है। दोनों का एक पर्टिकुलर रीजन है। शेयर्स और डिवेंचर में एक बेसिक रीजन होता है। जो नॉन करंट लायबिलिटीज हमारी हेड होती है, उसमें जो हमारी बोरोइंग्स होंगी उनका इंटरेस्ट रेट फिक्स होगा। यानी कि अगर मैं 10 लाख रुपीस बोरो कर रहा हूं फ्रॉम बैंक और फ्रॉम डिवेंचर्स, और सपोज इंटरेस्ट जो रेट है वो है एट द रेट 10% पर एनम, तो मैं बाउंड हूं 1 लाख रुपीस का इंटरेस्ट हर साल पे करने के लिए, चाहे मेरी कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे मेरी कंपनी को लॉस हो, वो मेरे लिए कंपल्शन है कि मुझे पे करना ही पड़ेगा। तो ऐसी लायबिलिटीज को हम लोग नॉन करंट लायबिलिटीज में रखते हैं, जिनका इंटरेस्ट बिल्कुल फिक्स होता है, जिसको हमें पे करना ही पड़ेगा। और शेयर्स को मैंने भी बोरोइंग ही बोला है, बट शेयर्स की एक कंडीशन होती है। शेयर्स की कंडीशन ये होती है कि शेयर होल्डर्स को उसका डिविडेंड पे किया जाता है, बट ये एक कंपल्शन नहीं है। कंपनी
earns profit if company earns profit, then only dividend is paid to the shareholders. अगर कंपनी ने प्रॉफिट अर्न नहीं किया या कंपनी को लॉस हो गया तो कंपनी के साथ साथ शेयर होल्डर को भी लॉस होगा। तो कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर ही वो जो डिविडेंड का अमाउंट है वो डिपेंड करता है, बट डिबेंचर्स का इंटरेस्ट कंपनी को देना ही पड़ेगा। तो जो कंपल्सरी उनको कंपल्शन पेमेंट्स हैं जो कि जैसे फिक्स इंटरेस्ट, वो हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग के हेड में रखे हैं जो कि नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। बट शेयर कैपिटल के अंदर कंडीशन होती है कि वो शेयर कैपिटल में शेयर्स के ऊपर डिविडेंड तभी पे करते हैं जब कंपनी खुद प्रॉफिट अर्न करती है, और कंपनी ने प्रॉफिट अर्न नहीं किया तो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है और इसके ऊपर कोई उनको कंपल्शन नहीं होता। देन नेक्स्ट हेडिंग इज करंट लायबिलिटीज। ये करंट लायबिलिटीज वही है जो हमने पहले भी पढ़ी है, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, थोड़ा सा टर्म्स का डिफरेंस हो सकता है। करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले आएगा हमारे पास ट्रेड पेबल्स। अब ट्रेड पेबल्स एक्चुअली में क्या होते हैं, जो हमने क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल जो हमने अलग अलग पढ़ा था, यानी जिनसे हम गुड्स क्रेडिट में बाय करते हैं, उन दोनों अलग अलग जो हमारी लायबिलिटीज है, इन दोनों का टोटल अमाउंट हम लोग ट्रेड पेबल्स के अंदर रखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कंबाइंड अमाउंट कर देंगे। उसके अलावा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, यानी यहाँ पे शॉर्ट टर्म बैंक लोन हो सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट। पहले हमने बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक लोन को अलग अलग रिकॉर्ड किया था, और अब हमें उसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के नाम से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और ये अलग से जो भी हमारे अमाउंट हमें जो गिवन होते हैं हम उसको टोटल करके इस लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंडर डालते हैं। देन शॉर्ट टर्म प्रोविजन। प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है किसी भी बिजनेस के लिए। प्रोविजन का मतलब होता है कि सपोज अगर मुझे लगता है कि मुझे कहीं पे एक्सपेंस मेरा कंपलसरी है जो मुझे पे करना ही पड़ेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, या मुझे कोई लॉस होने ही वाला। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि जैसे अगर मैंने कोई व्हीकल बाय करी है तो एंड ऑफ द ईयर में व्हीकल की वैल्यू सेम नहीं रहेगी, क्योंकि मैं उसको यूज करूंगा और ड्यू टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी, ड्यू टू वियर एंड टियर लॉस एंड ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो ये 2 और 3 रीजंस की वजह से उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो वो एक नॉन कैश लॉस होता है जो हमने जेब से पे नहीं किया पर हमारी एक एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो गई है। तो वो लॉस होना सर्टेन है, वो होगा ही होगा, एंड वी हैव टू बी रेडी फॉर दिस लॉस। तो उस लॉस को एंड ऑफ द ईयर में सीधा बियर करने के बदले में हम उसको पहले से ही अपने पास एक एस्टिमेटेड अमाउंट का एक प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं कि हमें वो अमाउंट एक लॉस के फॉर्म में बियर करना पड़ेगा, तो हम पहले से ही एक लायबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं उसके अगेंस्ट। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हमारे पास क्या क्या आएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हमारे पास आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। एक एग्जांपल ले सकते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है लॉस ऑफ फिक्स एसेट, बट उसके लिए हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं कि हमें अगर वो लॉस होगा तो हमारी वैल्यू जो अगर हमारे बैलेंस शीट में जो एसेट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं उनके लॉसेस भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होने चाहिए, तो उनके अगेंस्ट हम लोग एक प्रोविजन क्रिएट करते हैं। अदरवाइज हमारे पास एक और एग्जांपल भी है, प्रोविजन फॉर टैक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन फॉर टैक्स, यानी अगर बड़ी कंपनीज हैं, टाटा स्टील हो गई, टाटा कैपिटल हो गई एंड रिलायंस हो गई और बहुत सारी कंपनीज है, तो अगर
ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज अगर ये इतने बड़े स्केल में काम कर रही हैं तो दे हैव टू पे अ ह्यूज टैक्स। वो टैक्स इतना छोटा नहीं होता कि वो इजीली कभी भी निकाल के ऐसे दे देंगे, तो लैक्स से भी ज्यादा हो सकता है उनका अमाउंट ऑफ टैक्स। वो टैक्स उनको एंड ऑफ द ईयर में एक साथ पे करना है। सो फॉर दिस टैक्स अमाउंट दे हैव टू प्रिपेयर सम प्रोविजन। वो एक एस्टिमेटेड अमाउंट होता है, उनको मालूम है हर साल उन्होंने इतने लैक्स का टैक्स पे करना है, अभी तक भी ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री कि वो इतने सालों से टैक्सेस हर साल इतना अप्रोक्सीमेट अमाउंट पे करते ही हैं, तो इस करंट ईयर के एंड में भी उनको पे करना ही पड़ेगा। तो पहले से ही वो अपने पास एक प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं इस टैक्स अमाउंट को पे करने के लिए। सो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स जो है एक इंपॉर्टेंट टर्म है। देन अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज में अब वो सब करंट लायबिलिटीज है जो अब तक हमने डिस्कस नहीं करी इन 3 टर्म्स के अंदर। तो इसमें हमारे पास आ सकती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और एक लायबिलिटी जो शायद मैंने पहले डिस्कस नहीं करी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर मुझे कहीं से इनकम मिल जाती है जो कि मैंने अर्न नहीं करी, एडवांस में कोई मुझे पेमेंट करता है, कोई एडवांस पेमेंट कर देता है, तो जब तक मैं वो काम नहीं करता हूँ तब तक मेरे लिए वो लायबिलिटी रहेगी। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज आल्सो अ लायबिलिटी, जो कि अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगी। तो यहाँ तक हमारे ये जितने भी टर्म्स हैं ये लायबिलिटीज की हैं, जो कि हमने अपनी नॉर्मल बैलेंस शीट में एक सिंपल इन नेम्स पे हमने यूज करी थी, पर यहाँ पे हमारी अब टर्म्स यूज होगी। ये टर्म्स और ये सीक्वेंस एज इट इज रहती है इसकी। अब ये बैलेंस शीट में क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको कैश फ्लो करना पड़ा, रेशोज करना पड़ा, तो ये टर्म्स अगर नहीं आती होंगी तो वो कैश फ्लो और रेशोज नहीं कर पाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो गई और ये बैलेंस शीट हो गई, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसके अंदर मैंने सिर्फ तुम्हें लायबिलिटी साइड बताया, वो लायबिलिटी साइड में एक बार पूरा का पूरा जो मैंने यहाँ पे दिया, अगर आपको क्लियरली ये सब चीजें दिख रही हैं तो एक बार आप गो थ्रू कर लो 2 मिनट के लिए, और इसमें से कोई भी टर्म अभी तक क्लियर नहीं है या मेरी राइटिंग में कोई यहाँ पे आ रहा है क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी लिख दिया, तो अगर आपको लग रहा है कि इसमें से कुछ पूछना है, कोई पर्टिकुलर टर्म है जो नहीं समझ में आ रही है, तो मुझसे आप पूछ लो, मैं क्लियर कर दूंगा। सर एक बार रीड करने के बाद अगर कुछ डाउट लगा तो मैं फिर तब पूछ लूंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मैं आपको इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट, प्रिंटेड फॉर्मेट भेजूंगा विद ऑल दी टर्म्स जो मैंने मीनिंग बताए, इनके एग्जांपल्स हैं। ये सारे एग्जांपल्स इसके इस हेड्स के अंडर रहते हैं। वो विद एग्जांपल मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन बना के क्लियर पिक्चर में आपको सेंड करूंगा, वो रीड करना पड़ेगा आपको अच्छे से, और शायद लर्न भी करना पड़ सकता है क्योंकि वो हमारे काम आएगा आगे के क्वेश्चंस में। ओके सर। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो ये है हमारे, अभी तक हमने सिर्फ लायबिलिटी साइड डिस्कस करी है, तो लायबिलिटी साइड का हमारा टोटल जो है यहीं पे ओवर हो जाएगा। तो हमारी जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है वो 3 मेन हेडिंग्स में डिवाइड हो गई है, इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर्स फंड, देन नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। अब उसके बाद हमारा आएगा, अब हम लोग यहाँ पे, इसको मैं नीचे वाला रब कर देता हूँ। अब जो भी हमने अभी तक यहाँ पे लायबिलिटीज करी है, लायबिलिटीज का टोटल कर देंगे और इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे। और अब इसके बाद हम लोग एसेट्स, इसके जस्ट बाद हम लोग कंटिन्यू कर देंगे। ये हमारा लायबिलिटीज का टोटल यहाँ पे आ गया। अब एसेट्स कंटिन्यू करेंगे। एसेट्स की हमारी हेडिंग क्या है, पहले आएंगी नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में एज पर दी अपडेटेड बैलेंस शीट, अब हमारे पास पहले आएगा
प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ये एक मेन हेडिंग है जिसके अंदर फिर ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। एंड सेकंड इज इंटेंजिबल एसेट्स। यानी कि जितने भी टेंजिबल एसेट्स हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगे और इंटेंजिबल एसेट्स इसके अंदर आ जाएंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी सब हेडिंग आएगी वो आएगी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब कि अगर इन्वेस्टमेंट्स फॉर मोर देन 1 ईयर, अगर हमने किसी कंपनी में किसी कंपनी के शेयर डिवेंचर, अगर हम पब्लिक से बोरो करने के लिए शेयर्स और डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं तो हम इन्वेस्टर भी हो सकते हैं ना, हम किसी दूसरी कंपनी के शेयर और स्टॉक्स बाय भी कर सकते हैं अपने लिए। तो वो जो हमने अपने लिए अपने एक्स्ट्रा मनी को यूज करने के लिए जो हमने इन्वेस्टमेंट्स बाय करी हैं उसको हम लोग नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स पे डालेंगे अगर ये फॉर मोर देन 1 ईयर की इन्वेस्टमेंट्स है। देन long term loans and advances। लोन्स एंड एडवांसेस, जहां पे एडवांसेस लिखा जाएगा मतलब कि हमने किसी को एडवांसेस दिए, हमने किसी को पैसा दिया लोन में। एक लोन होता है जो हम लोन बोरो करते हैं तो उसको हम बोरोइंग कहेंगे, तो वो लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड होगा। अगर हम किसी को लोन देंगे तो उसको हम लोग लोन्स एंड एडवांसेस बोलेंगे। तो थोड़ा सा डिफरेंस है इस चीज में। देन कम टू द नेक्स्ट मेन हेडिंग, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमारे पास आएगा इन्वेंट्री, इन्वेंट्री यानी स्टॉक। देन ट्रेड रिसीवेबल्स। देखो ये टर्म्स समझने में आसान भी हो सकती है अगर हम लोग इसको थोड़ा ध्यान से समझें। ट्रेड मींस बाइंग और सेलिंग एनीथिंग। रिसीवेबल्स, रिसीव्ड मतलब मिल गया, रिसीवेबल यानी कि अभी लेना है, यानी अगर हमने कुछ सेल किया और उनसे पैसा लेना है तो वो आ गया ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स में हमारे पास कौन कौन आते हैं? हमारे पास आते हैं डेटर्स जिनको हमने गुड्स क्रेडिट में सेल किए थे, एंड बिल्स रिसीवेबल। तो जो मैंने बिल्स रिसीवेबल अलग से रिकॉर्ड किए थे इस बार मैं वो ट्रेड रिसीवेबल्स के अंडर ही रिकॉर्ड करूंगा। बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स दोनों ये ट्रेड रिसीवेबल्स के अंडर जाएंगे। देन इसकी टर्म आएगी करंट इन्वेस्टमेंट्स। जब वो नॉन करंट के अंडर था तो उसको हमने लिखा था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, अब करंट के अंडर है तो वो करंट इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स हैं सेम बट वो विद इन 1 ईयर हम उसको क्लोज कर देंगे, यानी उसको हम लोग सेल कर देंगे तो वो 1 ईयर से छोटी होगी। देन नेक्स्ट आएंगे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यानी कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और लास्ट में रहेगा अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स मतलब कि जो भी मेरे करंट एसेट्स मैंने अभी तक डिस्कस किए हैं उसके अलावा कौन कौन से रह गए।
उसके अलावा रह गया हमारा प्रीपेड एक्सपेंस, और हमारा रह गया अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम होती है कि जब हमने इनकम अर्न कर ली और वो पैसा अभी तक मिला नहीं, तो इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड इज अक्रूड इनकम। तो जो पैसा हमारा, जो चीज हमारी है वो भी एसेट होता है, और जो हमने किसी से पैसा लेना है वो भी हमारा ही है, वो भी एसेट है। तो यही रूल से हम लोग इनको याद रखेंगे। यहाँ पर हमारा एसेट भी ओवर हो गया, तो एसेट साइड अब बिल्कुल सेम तरह से जैसे बैलेंस शीट टोटल दोनों साइड बराबर होता है, वैसे यहाँ पे भी लायबिलिटी का टोटल और एसेट साइड टोटल दोनों बराबर होने चाहिए। ये हमारा है बैलेंस शीट का फॉर्मेट, जो कि पहले वाली बैलेंस शीट बहुत छोटी सी थी, अब ये थोड़ी सी इसमें टर्म्स एड ऑन हो गई हैं, जो टर्म्स रिलेट करके समझी जा सकती हैं। टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा लर्निंग करना पड़ेगा, डाउट्स आएंगे, क्योंकि अब ये सिलेबस थोड़े शॉर्ट टर्म में है, तो अब पूरा इतना ज़्यादा इलेबोरेट नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको जितना कोशिश करेंगे कि जितने कम से कम टाइम में इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसके डाउट्स क्लियर हो जाए, वो कोशिश कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी आने वाले हैं, तो बट ये है कि ये अगर एक बारी ये चीज़ अगर आती है समझ में, ये टर्म्स अगर समझ में आती है, तो इससे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट साथ साथ समझ में आने शुरू हो जाते हैं। नहीं तो फिर वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में जब ये टर्म्स बीच में आएंगे तो फिर वहां पे कंफ्यूजन रहेगा। इसलिए कहीं ना कहीं इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि लायबिलिटी साइड में हमारे पास शेयर कैपिटल है, यानी कि शेयर कैपिटल यानी कि जो पब्लिक को शेयर इशू किए गए हैं। यानी शेयर इशू करने का मीनिंग ये होता है कि अगर मैं कंपनी हूँ, हम एक कंपनी है और हमें पैसा चाहिए, तो हम 2-3 वेज होते हैं हमारे पास जिससे हम लोग पैसा बोरो कर सकते हैं। सो वी हैव मेथड ऑफ इशूइंग शेयर्स, मींस कि कोई इन्वेस्टर है मार्केट में जो हमारे शेयर्स बाय करना चाहते हैं, तो हम उनको शेयर इशू कर देते हैं और हम उनसे पैसा ले लेते हैं, तो वो हमारे शेयर होल्डर बन जाते हैं, यानी हिस्सेदार बन जाते हैं। तो हिस्सेदार होने का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग सारे आपस में शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट कैपिटल भी शेयर कर रहे हैं, तो लॉसेस भी शेयर करने पड़ेंगे। तो शेयर कैपिटल का मतलब ये होता है कि जो भी शेयर्स हमने पब्लिक को इशू करे हैं, तो उसकी कंडीशन ये होती है कि अगर हम बहुत अच्छा ग्रो करेंगे तो हमारे साथ हमारे शेयर होल्डर्स भी बहुत अच्छा ग्रो कर जाएंगे और उनकी भी कैपिटल रेज हो जाएगी, और अगर हमें लॉस हुआ तो हमारे शेयर होल्डर्स को भी लॉस होने वाला है। तो ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स होती है मार्केट में पब्लिक के लिए, बट हाई रिस्क के साथ साथ हाई प्रॉफिट्स का भी एक ऑप्शन होता है उसमें। तो इसलिए जो शेयर होल्डर्स जो हाई रिस्क में हाई प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, वो कंपनीज के शेयर्स खरीद लेते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। कुछ डिफरेंस इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर के बीच में भी आएगा, वो मैं अलग से बताऊंगा, और कुछ डिफरेंस आपको शेयर्स और डिवेंचर्स के बीच में भी सीखना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर, तभी हम लोग आगे और जो हमारे चैप्टर्स आने वाले हैं जैसे कि सोर्स ऑफ फाइनेंस, उसमें ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो शेयर्स, शेयर कैपिटल और डिवेंचर्स, ये सब चीजें जो है ना हमारी आगे वाले चैप्टर्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो अभी के लिए हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे टर्म्स क्या है। शेयर कैपिटल यानी कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग टर्म्स को समझते हैं। रिजर्व यानी कि जो पैसा बचा लिया कंपनी में, सरप्लस यानी कि जो प्रॉफिट भी अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। अब प्रॉफिट का मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट पूरा का पूरा उठा के डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, प्रॉफिट भी रख लेते हैं, तो उनको सरप्लस अमाउंट से वहां पे रिकॉर्ड किया जाता है। इसको रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं, जब हम लोग पैसे को बचा लेते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। बोरोविंग का मतलब पैसा बोरो कर रहे हैं, या हम लोग बैंक से बोरो कर रहे हैं लोन के फॉर्म में, या हम लोग डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। जैसे शेयर इशू किए थे, तो शेयर इशू करने में कंपनी के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं थी कि कंपनी को वो उनको उनका प्रॉफिट पे करना ही पड़ेगा। कंपनी अगर ग्रो करेगी तो प्रॉफिट दे देगी, कंपनी के पास प्रॉफिट आएगा तो। बट डिबेंचर्स के केस में क्या होता है कि डिबेंचर्स जिनको इशू किए गए हैं उनके साथ कंडीशन पहले ही डिसाइड हो गई थी कि चाहे हमें प्रॉफिट हो या ना हो, हम किसी भी केस में उनको उनका इंटरेस्ट पे करेंगे ही करेंगे। तो कंपनी के लिए एक फिक्स लायबिलिटी बन जाती है।
तो डिबेंचर्स का कंडीशन ये होता है। एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन मींस कि वही सेम टर्म है कि प्रोविजन अगर वो 1 साल से ज्यादा के लिए, इसीलिए वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आ गया। बट प्रोविजन का मतलब होता है कि जब हम लोग किसी सर्टेन लॉस या किसी एक रेगुलर एक्सपेंस के लिए रेडी होना चाहते हैं तो हम उसके लिए एक एस्टिमेट रख लेते हैं। एक एस्टिमेटेड अमाउंट होता है, ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है। ये जब एट अ टाइम जब वो चीज होगी तब हमें पता लगेगा, बट पहले से हम लोग एक फोरकास्ट करके कुछ अमाउंट स्पेयर करके एक रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं। तो रिजर्व की फॉर्म में प्रोविजन भी होता है ये। देन करंट लायबिलिटीज में वही चीज है, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड यानी कि बाइंग और सेलिंग, पर यहाँ पे लायबिलिटी है तो ऑब्वियसली पेबल्स का मतलब होता है जिनको हमने पे करना है। तो पे उन्हीं को करना है जिनसे हमने कुछ उधार में खरीदा होगा। तो अगर हमने क्रेडिट में कुछ बाय किया तो उन्हीं के लिए हम लोग ट्रेड पेबल्स की हेडिंग बना रहे हैं, जिसमें क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों आते हैं। शॉर्ट टर्म बोरविंग्स, फिर वही बोरविंग्स तो टर्म का मतलब वही रहेगा, बट वो 1 साल से अंदर अंदर की बोरविंग है, इसलिए शॉर्ट टर्म बोरविंग होगी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अगेन प्रोविजन भी वही टर्म है, बट वो 1 साल के अंदर का प्रोविजन है, वो हम लोग उसको 1 साल के अंदर अंदर क्लोज कर देंगे। एंड अदर करंट लायबिलिटीज में जो एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखे हैं वही हमें फिलहाल लर्न करने हैं, जैसे कि बैंक नहीं, इसमें अदर करंट लायबिलिटीज में हम लोग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग का मतलब ड्यू, ये टर्म आती रहेगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस तो है बट वो ड्यू है, इसलिए वो यहाँ पे अगर वो पे हो जाता तो फिर हम लोग उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर देते। वो एक्सपेंस पे नहीं हुआ इसलिए वो लायबिलिटी बन चुका है। तो ये टर्म्स है हमारी लायबिलिटी साइड की। फिर एसेट साइड में हमारे पास वही रिमेनिंग दोबारा से वैसी चीज आएगी जैसे कि नॉन करंट और करंट। तो नॉन करंट के अंदर हमारे पास हेडिंग में नाम चेंज हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल। तो प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं, कोई लैंड बिल्डिंग होगी, प्लांट मतलब मशीनरी की बात कर रहा है, ठीक है। और इक्विपमेंट्स यानी कि जो भी अदर हमारे मशीन्स वगैरह जो भी इक्विपमेंट्स होंगे, कंप्यूटर हो गए, बहुत सारे ऑफिस इक्विपमेंट होते हैं, वो सब फिक्स एसेट सब इसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर आएंगे क्योंकि वो टेंजिबल है। और इनटेंजिबल में वही रहेंगे जैसे कि गुडविल और पेटेंट्स। उसके अलावा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का मतलब वही रहेगा कि हम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारा जो सरप्लस मनी है हो सकता है कि हमने भी किसी कंपनी में कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा हो। फॉर नॉन करंट का मतलब हुआ कि फॉर मोर देन 1 ईयर। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, हो सकता है कि हमने किसी को लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया है या एडवांसेस दिए हैं। देन करंट एसेट्स, उसमें इन्वेंट्री है, उसका स्टॉक मैंने लिखा हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल्स यानी कि वही कि ट्रेड है यानी कि सेल किया हो गया हमने गुड्स और उनसे हमने पैसा लेना है, तो वो कौन है, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। उन दोनों का टोटल अमाउंट ट्रेड रिसीवेबल में आ जाएगा। देन करंट इन्वेस्टमेंट्स, जैसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स थी वैसे करंट इन्वेस्टमेंट, अब क्योंकि वो करंट ईयर के अंदर अंदर क्लोज करनी है तो वो इन्वेस्टमेंट्स हमारी 12 मंथ्स के से कम की होंगी। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगेन द सेम टर्म बट विद इन 1 ईयर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है कि बिल्कुल कैश के बराबर की ऐसी चीज, यानी कि इमीडिएटली कैश की तरह मुझे वो मेरी जब मुझे कैश की रिक्वायरमेंट होगी तो कैश के अलावा और कौन सी चीज है जिसको इमीडिएटली मैं कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या मेरे वो इमीडिएटली ऐसे स्टॉक्स होंगे जिनको मैं इमीडिएटली मैं मार्केट में सेम प्राइस पे बेच सकता हूँ, या जो भी उसका मार्केट प्राइस होगा, या गोल्ड हो सकता है। तो ऐसी चीजें भी होती हैं हमारे पास जिनको हम इमीडिएटली सेल कर लेते हैं, पर हम उसको कैश के अलावा और फॉर्म में उसको रख लेते हैं, तो उसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। एंड अदर करंट एसेट्स का मतलब होता है कि जो भी इन एसेट्स में से अभी तक नहीं रिकॉर्ड हुए, यानी कि प्रीपेड एक्सपेंस, क्रूड इनकम, ये उनके 2 मेन एग्जांपल्स हैं जो आप लर्न कर सकते हो। तो वो हमारे अदर करंट एसेट्स के अंदर आते हैं। तो ये हमारा एसेट साइड भी कंप्लीट हो गया। अब दोनों साइड का जो टोटल है वो हमेशा हमारा बैलेंस होना चाहिए। तो ये है हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सो मैं आप लोगों को इसका जितना भी वो है डिटेल है एक प्रिंटेड फॉर्मेट में, ये इसी फॉर्मेट में जो शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, एक बार ये आप रीड कर लेना। फिर हम लोग कैश फ्लो और फंड फ्लो और रेशोज में हम तभी कंटिन्यू कर पाएंगे। देन जो भी हमारे डाउट सेशन होंगे वो हम लोग जैसे हमारा साथ साथ इन बिटवीन भी कर सकते हैं, और हम लोग सिलेबस खत्म करने के साथ साथ या उसके एंड में भी हम लोग उसको कोशिश करेंगे, हम कर लेंगे। तो फॉर द टाइम बिंग आपको बस ये टर्म्स के ऊपर काम करना है ताकि बेसिक्स हमारे क्लियर है। बेसिक्स क्लियर होंगे तो आगे की चीजें बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अभी तक इसमें से और कोई टर्म ऐसे किसी को पूछनी हो, एनीथिंग
एनी डाउटफुल पॉइंट, एनी टर्म जो अभी आपको पूछनी हो? Anyone, any doubt? ठीक है, फिर हम हाँ जी बोलो। नहीं सर, मेरे को ये बोलना था कि एक बार और रीड करके अगर कुछ रहा तो आप पीडीएफ भी जो शेयर करोगे, हाँ फिर तभी ठीक है, कर लेते हैं। हाँ ठीक है, मैं वो सेंड कर दूंगा, तो आप कल रीड कर लेना, और जो डाउट होगा फिर हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। जी ठीक सर। है ना, चलिए ठीक है, फिर हम क्लास ओवर कर लेते हैं अभी। हाँ।